नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और मैं प्रियंका राय। आज उम्मीदों का आपनो बजट आने वाला है। ठीक 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री अपना जादू का पिटारा खोलेंगे। ठीक 1 घंटे बाद बजट की कॉपियां पहुंच चुकी हैं विधानसभा और मुख्यमंत्री पेपरलेस बजट आज पेश करने वाले हैं। खास बात ये, इस बार पहली बार कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा और कृषि मंत्री ने कह दिया है किसान जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से, वो उम्मीद आज पूरी उनकी होने जा रही है। तो नजर बनाए रखिए बजट पर, नजर बनाए रखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस वक्त की बड़ी खबर यही है सुमित कि विधानसभा में बजट की कॉपियां पहुंच चुकी हैं और पेपरलेस ये बजट होने वाला है। कुछ ही वक्त रह गया है, महज 1 घंटे का वक्त रह गया है। 10 बज चुके हैं। 11 बजे आज बजट पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बजट को लेकर बैठक में फैसला लेंगे, राज्य हित में, जनता के हित में निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू, बड़ी खबर है इस वक्त की। और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा जनता के हित में निर्णय जो भी लिया जाएगा और जनता के हित में होगा। सरकार का एक भी बजट जमीन पर नहीं उतरा है, ये कहा बीजेपी ने। वो नहीं के बराबर है। जो बजट पहले पेश किए गए वो जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाए हैं। ऐसा एक नहीं, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये जरूर के अंदर सोचा है, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की घोषणाएं की जाएगी जिससे जनता कई समय से उम्मीद कर रही है। उससे भी ज्यादा बेहतर बजट, कृषि बजट और आम बजट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा आज पेश किया जाएगा। देखिए, विपक्ष को कहने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो हमेशा किसानों के विरोध में रहा है। 3 काले बिल, 25 सांसद जीत के गए। दिल्ली में 3 काले बिल आए। किसानों की 750 किसानों ने अपनी जो शहीद हुए हैं, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है किसान और कृषि के बारे के अंदर। और वो तो मैं ये नए सिरे से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के खिलाफ रही है, किसान का विरोध रही है। मतलब आज सदन में परंपराएं कायम रहेगी क्योंकि विपक्ष इस प्रकार से लगातार हंगामा कर रहा है नीट परीक्षा के मामले में। आज लगता है कि आज देखिए, सदन की एक परंपरा रही है, कोई भी सरकार रही है, बजट पेश होता है, माननीय मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो विपक्ष उसको बहुत अच्छी तरीके से बैठ के सुनता है। सतीश पुनिया पहुंच गए विधानसभा। ये सीधी तस्वीरें, बजट पेश होने वाला है कुछ ही देर बाद और बीजेपी विधायक दल की बैठक उससे पहले होगी और रणनीति बनाई जाएगी इस विधायक दल की बैठक में कि किस तरह सत्ता पक्ष को, सरकार को घेरा जाए। लेकिन आज बजट बेहद अहम दिन, बजट पेश होने जा रहा है। पूरे प्रदेश की, सूबे की नजरें और बजट को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। पहले की घोषणाएं, हम मेट्रो फेज के लिए डीपीआर बनाएंगे। जयपुर जैसी राजधानी में डीपीआर से बाहर नहीं निकली। 42% ऐसी बातें जो पहले इन्होंने कही वही पूरी नहीं हुई। तो इस बजट से कोई हमें उम्मीद नहीं। पूरे राजस्थान के अंदर कहा गया कि कृषि बजट लेकर आएंगे। अब कृषि बजट को एक छोटा सा हिस्सा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं राजस्थान के सभी राजीव गांधी। ये सतीश पुनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विधानसभा पहुंच गए हैं। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं विधानसभा के बाहर से और अपडेट उनसे लेते हैं। बाबूलाल, इसमें किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें शामिल हैं। बुनियादी विकास के दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन स्कूलों की, कॉलेजेस की दशा, ये सारी इस बात को इंगित करती है। हाउस में क्या स्ट्रेटेजी है आज आपकी? पहले आपने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया था, आज क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी तो 10 बजे हम लोग विधायक दल में जुड़ेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे। फिर भी एक सिंबॉलिक जो आप विरोध कर रहे थे वो आज भी जारी रहेगा? विरोध तो रहेगा। रीट की सीबीआई जांच को लेकर हम लोग संकल्पित हैं और उस पर बिल्कुल कायम है। ठीक है।
उम्मीद क्या कर रहे हैं? कुछ है, कुछ खास होने की उम्मीद है आपको? सरकार तो बड़ी घोषणाएं करेंगी आज। घोषणाएं करती है, क्रियान्वित नहीं करती। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और तमाम नेता पहुंच चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। उन्होंने इससे पहले पत्रकारों से बातचीत भी की। विधायक दल की बैठक होगी, उपनेता प्रतिपक्ष भी यहां पहुंचे, उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत की और सभी लोगों का लब्बुलवाब एक ही बात है, कहना एक ही है। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लवली, अपडेट दीजिए। आज देखिए लगातार जो है वो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। अभी भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी, इसके ठीक बाद में जो है कुछ देर बाद में बीजेपी डिसीजन लेगी कि उन्हें बजट बैठक में भाग लेना है नहीं लेना है। सहयोगी बलवीर से कहूंगा वो एक बार इधर का नज़ारा दिखाए, किस तरह से विधानसभा के बाहर जो है वो लगातार जो है वो मजमा लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उप सचेतक से। लेकिन बड़ी बात यह है कि कृषि बजट को लेकर के बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि पुरानी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है गहलोत सरकार ने, और पुरानी घोषणाओं को जमीनी स्तर पर जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये माना जाएगा कि साफ तौर पर ये बजट जो है वो किसी काम का बजट नहीं है। कृषि बजट का इसे केवल एक नाम दिया गया है और कृषि बजट के नाम पर ये इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ होगा, बड़ी बात है। बीजेपी ने सवाल ये भी उठाया है कि पुराना जो कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है अभी तक पूरी तरह। तो तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने घेरने की तैयारी की है। बीजेपी अब रणनीति बनाएगी कि बजट के अंदर। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए लवली दिखा रहे थे वो रास्ता जिस रास्ते से चलकर बजट पहुंचने वाला है कुछ ही देर बाद। हालांकि बीजेपी के तमाम विधायक पहुंच रहे हैं कि कर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बजट पेश करेंगे। वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और इससे पहले हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं, उम्मीदें क्या थी और कितनी उम्मीद है कि उनकी उम्मीदें पूरी होने जा रही हैं। इस विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी से भी एक एक प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राय रख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश की आज सारी उम्मीदें पूरी होने वाली है, जब जादूगर अपना जादूगरी दिखाएंगे तो सारी उम्मीदें पूरी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछली बार की तरह वही ढाक के 3 पात रहेंगे। क्या कुछ कहना है उनका, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जयपुर लिए चलते हैं आपको। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, बात करेंगे इस खास पैनल से। आसिफ ओवर टू यू। ये दूसरा पैनल है। बजट आने से पहले हमने पहले भी किसानों से लेकर उद्योगपति, वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानी। इस नए पैनल का परिचय अपने दर्शकों के साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो है बीजेपी से शुरू करते हैं। मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस तरफ कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो है एक उद्यमी जिन्हें अक्सर आप टेलीविजन डिबेट में देखते हैं, नीलेश अग्रवाल जी हमारे साथ में, और हमारे साथ में डॉक्टर राजेश कोठारी अर्थवेता, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। कि इसके साथ हमारे साथ जो है वो अरुण ढाका, युवा बेरोजगारों का नेतृत्व करने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस पैनल को देखकर सुमित आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेरोजगार युवा भी हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी भी हैं, अर्थवेता भी हैं, और इसके साथ साथ उद्यमी भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे सभी के जरिए कि इनको इस बजट से क्या उम्मीद है। चूंकि विपक्ष से शुरू करते हैं, विपक्ष की प्रतिक्रिया ये है कि ये बजट जो है वो देना है क्या नहीं देना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं का विस्तार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन कितना देंगे, कितनी हायर सेकेंडरी स्कूल देंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितनी सेकेंडरी स्कूल, ये संख्या का पता केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को होता है। साहब 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है और उम्मीद कर रहे हैं कि काफी सौगातें मिलेगी, और शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बजट जाता है। आप शिक्षा मंत्री है, कुछ आपने सोचा है कि कम से कम ये चीज तो पूरी होना ही चाहिए? मुझे उम्मीद पूरी है, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजटों में भी शिक्षा का ध्यान रखा है, इस बार भी पूरा ध्यान रखेंगे। न केवल शिक्षा का बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति का भी पूरा ध्यान रखेंगे। विपक्षी लोग कहते हैं, विधायक कहते हैं कि अब तक जो 3 बजट थे उसकी घोषणाएं केवल कागजों में रही, अधिकतर पूरी नहीं हो पाई। तो चौथे बजट से क्या उम्मीद करें? देखिए, हमारी जन घोषणा पत्र की 70% से ज़्यादा घोषणाएँ पूरी हो चुकी हैं, और बजट घोषणाओं की भी क्रियान्विति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। वो बताएं कि कौन सी घोषणा पूरी नहीं हुई। हाँ, कोविड के कारण कुछ
काम जो है डिले हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। जैसे और ये थी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की प्रतिक्रिया। एक बार फिर से मनीष जी आपसे शुरू करते हैं। बजट को लेकर विपक्ष को कितनी उम्मीदें हैं और किसान इस समय टकटकी लगाए इस बजट का इंतजार कर रहे हैं? अब से कुछ ही देर में बजट शुरू होने वाला है। ये ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है, आसिफ की जादूगर है, वही दिखाएंगे जो होता नहीं है। लड़की हवा में तैर रही है, हाथ हिला के देखिए, होता कुछ है नहीं। ये बड़ी बात यही है कि 3 लाख किसानों पर आप देखिए 3 लाख करोड़ का एनपीए हो गया, 1,32,000 किसानों की ज़मीन कुर्क हो रही है और उसमें भी ये हालात हो गए हैं कि उनकी नीलामी हो गई है। 90,000 ज़मीनों की तो नीलामी तैयार है और फिर ऐसे में किसान बजट लाके उनके जख्मों को हवा कर रहे हैं। आप देखेंगे बेरोजगारों की स्थिति है, सर्वाधिक जो भी कोई पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नाम पे सारे कांग्रेसियों ने चांदी कूटी है, वो बेरोजगारों ने देखा है और नाथी के बाड़े बना दिए। वो मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, वो वहाँ पे मुखिया बने हुए हैं। ये सरकार है कि तमाशा है, आप सब देख रहे हैं। दूसरी बात, जो नंबर 1 है बलात्कार में, नंबर 1 है बिजली की रेटों में, नंबर 1 है तेल पे लेने वाले टैक्स में, और जो केंद्र सरकार ने योजना दी है, जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का दिया, तो हरियाणा में जाके किसानों ने बाजरा बेचा है इनके राज में। और ये एनपीए जो 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया केंद्र सरकार ने, उसके हालात ये है कि ये उनसे खरीद ही नहीं कर पाए। तो किसानों के साथ तो ये सबसे बुरी सरकार रही है, जिसने लोन माफ नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया, उनकी जमीनें कुर्क करा दी, उनकी नीलामी करा दी। और उसके जादू ये कि विधानसभा में विधेयक लाए हैं, हम इसको केंद्र में भेजेंगे, फिर हम इसको ये कन्वर्ट कर देंगे, ऐसी गोलियां बना रहे हैं और उसके बाद जादूगर कहला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की जनता के साथ में लड़की हवा में रहेगी, नीचे से हाथ हिलाइए। ठीक है। स्वर्णिम जी, बहुत गहरा आरोप है और इनका कहना है कि जादूगर का बजट ही रहेगा, और जादूगर का बजट इस मायने में इन्होंने माना कि वो जादूगर हैं कि होता कुछ नहीं है, आंखों का धोखा होता है, आपको दिखाया ये जाता है कि जादू हो गया। ये कहना मनीष जी का कि बजट में कुछ नहीं निकलने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस सरकारों पर, वो तथ्यों के साथ जो है वो झूठे साबित जनता के सामने होते हैं। इसी का परिणाम है कि आज ये प्रदेश की राजनीति में आप देख सकते हैं कि अप्रासंगिक हो गए हैं। आज तो जमानतें जब्त हो रही हैं इनकी, इन्हीं कारणों से, क्योंकि तथ्य आपके पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, 22 लोगों का कर्जा कभी इन्होंने माफ़ नहीं किया और यहाँ पे 22 लाख किसान कर्ज माफ़ी का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 3 लाख से अधिक किसान जो हैं उनका शून्य बिजली का बिल आ रहा है हमारी योजना के कारण। इसके अलावा जहाँ तक आप रोजगार की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल में 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था और 5 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी थी। उससे ज़्यादा तो हम अब तक दे चुके हैं और 1 लाख पाइपलाइन में है। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। देखने के अलावा अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, 1.5 साल तक उनको सड़कों पर बिठा के रखा, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का कृत्य है। और अगर आप आगे भी सारी चीज़ें अगर समग्र रूप से देखें तो हमारे राजस्थान के साथ जिस प्रकार का भेदभाव हुआ, जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चुनावों में वादा किया था जनता से, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का, वो सब वादे पूरे नहीं किए। तो केंद्र सरकार के बजट ने इतना निराश किया और राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया, पिछले वर्ष का भी आप बजट देखेंगे 80% से ज़्यादा बजट घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। 1200 से अधिक जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, 137 कॉलेजेस हम खोल चुके हैं जिनमें 32 महिला कॉलेज हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ जनता यहाँ पे प्राप्त कर रही है। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स हैं और उसके साथ ही जो डेवलपमेंट का काम है वो राजस्थान सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें तो इनका कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, जबकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, केवल आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। तो जनता को बजट के जरिए आप इनकी बोलती बंद करने वाले हैं। आप देख लीजिएगा जो बजट आएगा, बजट में हमने तो पिछली सरकार से कंपेयर किया तो 60% भी इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर जनवरी तक नहीं हो पाता था जब भी वसुंधरा सरकार थी। यहाँ पे 80% से अधिक इम्प्लीमेंटेशन तो हमारा वैसे ही हो जाता है। और आप ये देखिए जिस तरह से हमने चिकित्सा क्षेत्र को सुदृढ़ किया, CHCs PHCs में ICU बेड बनाना है, ऑक्सीजन बेड्स बनाना है, ये सारी चीज़ें राजस्थान ने की। और राजस्थान ने जिस तरह से कोविड का मुकाबला किया, पूरे देश में अग्रणी स्टेट रहा है। अग्रणी स्टेट है नौकरियां देने में, अग्रणी स्टेट है किसानों को राहत देने में, अग्रणी स्टेट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत लाभ देने में। ऐसा कोई स्टेट नहीं है। और
और बेरोजगार युवा क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर, उनकी कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि बजट आम बजट भी आएगा और कृषि बजट भी आएगा। अरुण ढाका हमारे साथ बने हुए, उनके पास में चलते हैं। अरुण, बजट जो है वो आपसे कुछ ही देर के अंदर जो है वो बजट का पिटारा खुलने वाला है, उम्मीदें आपको भी हैं, किसानों को भी हैं? जी, युवाओं को तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये कहना नाजुआर नहीं होगा कि युवा को तो अब इस टाइम अंतिम बजट मानते हैं, तो इसमें नौकरियों का पिटारा खुलना स्वाभाविक है। और जो सीएम साहब की इस टाइम रुचि है कि युवाओं को रोजगार देना, वो शायद मुझे लगता है कि इस बजट में मिलेगा युवाओं को। लेकिन एक युवाओं की तरफ से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा में बहुत से पद खाली पड़े हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। तो सरकार वो भी इस बजट में भर्तियों के पिटारे में लाए। बाकी शिक्षा विभाग में 60,000 अभी पद घोषणा की है सीएम साहब ने, वो शायद मुझे लगता है कि इसी बजट में वही आएंगी 60,000। बाकी कांस्टेबल है, आपके एसआई है, एलडीसी भर्ती है, ये बड़ी भर्तियां इस बजट में मुझे लगता है कि देखने को मिलेंगी, जो युवा बेरोजगारों के जो घाव है उन पे एक महरम का कार्य करेगी। इसके अलावा अरुण, बार बार ये भी जिक्र आता है कि जितनी परीक्षाएं आती हैं, मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर चिंता जता चुके हैं कि परीक्षाएं आती हैं, भर्तियां निकलती हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं, फिर वो परीक्षा किसी न किसी वजह से विवादों में चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है, और जो युवाओं का भविष्य वो फिर से एक बार जो है वो अधर में लटक जाता है। इसको लेकर भी सरकार जो है वो कानून बनाने जा रही है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी कदम है जो सरकार उठाएगी। जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो सरकार पहले भी कह चुकी है कि नकल विरोधी कानून ला रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी डिमांड है युवाओं की कि जो एग्जाम कैलेंडर बने, अभी जो हाल ही में चल रहा है, आरएस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, सभी भर्तियों में ये देखने को मिल रहा है कि कोर्ट में फंस जाती है या नकल के कारण से वो रद्द हो रही है। तो ये भविष्य में ना दोहराया जाए। कल भी सीएम साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, तो इस बजट में जो नकल विरोधी कानून आ रहा है उसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। राजस्थान में जो बाहर की गैंगें पनप रही हैं वो भी जड़ से खत्म होनी चाहिए। ये युवाओं की बहुत मांग है, बहुत बड़ी मांग है, इसको सरकार पूरा करे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कोठारी भी हैं, आप अर्थवेता हैं, जो है इनके पास भी चलते हैं। राजेश जी, आपके नज़रिए से भी इस बजट को समझना चाहेंगे। हमने युवाओं से भी बात की, चूंकि आपसे पहले जो पैनल था उसमें किसान भी पहुंचे थे और उनका कहना है कि वो पॉजिटिवली बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बजट है इस बार, और इसका दावा खुद मुख्यमंत्री अपने कई ट्वीट के जरिए, कई भाषणों में भी कर चुके हैं। आसिफ जी, उम्मीद करना एक बात है और हकीकत दूसरी बात है। ठीक है, पिछले 3.5 साल से सरकार के परफॉर्मेंस आप सबके सामने हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर हम उम्मीद करते हैं तो ये दिल में सपने देखने जैसी हालात है सर। अर्थ के रूप में हम देखेंगे इस सरकार को, 3 मुद्दे मैं आपसे उठाता हूँ, वो सबसे संबंधित है। पहला, महंगाई, और महंगाई का सबसे बड़ा कारण है आपका पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस। सरकार के मन में थोड़ी सी संवेदनशील होए जो सरकार क्लेम करती है, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से राज्य के नागरिकों को कम से कम अपने हिस्से का वैट कुछ कम कर ले। कुछ दूसरा, बिजली की दर। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि राजस्थान में उद्योग का जाल लगा देंगे, ठीक है ना, पर ये मुझे बताइए जो उद्यमी यहाँ पे आता है सबसे महंगी दर खरीद कर शायद जिंदा कैसे रहेगा। और तीसरी बात वो है बेरोजगारी की सर, यानी राजस्थान ने टॉप की है बेरोजगारी के आंकड़ों के अंदर। उसके बाद आप जितनी मर्जी घोषणाएं कर लीजिए वो कोई मायने रखता नहीं है। फिजिकल डेफिसिट आपको मालूम है, रेवेन्यू डेफिसिट आपको मालूम है, सरकार की आय आपको मालूम है, और तुर्रा ये कि इतना लोन हम लोग ले चुके हैं, कहते हैं वो ऋण ले और घी पी जा, तो वो स्थिति में सरकार की हालत आज है। सो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ के मोर्चे पर सरकार बुरी तरह नाकाम है, इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप घोषणा कर दीजिए, घोषणा से क्या, तो मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, तुम देखोगे ना, अभी तो धरती पे रहने की मुझे मौका दे दीजिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बजट जो है बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं, हाइपोथेटिकल रहने वाला, मिलने कुछ नहीं वाला। आसिफ जी, मैंने कहा ना, उम्मीद का तो ऐसा लग रहा है जिससे बस चांद सितारे बरस रहे हैं, पर धरातल पे जब चीजें आएंगी आपको लगेगा यार इससे बेहतर तो आप साफ ही कह देते कि भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको क्यों झूठी उम्मीदें दिखाते हैं आप। दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा आया था कि साहब ये नकल को लेकर राजस्थान में प्रॉब्लम क्यों है ये। जब यूपीएससी एग्जाम कराती है एक पेपर आउट नहीं होता, सीबीएसई पेपर कराती है एक पेपर आउट नहीं होता आपका, IIM अहमदाबाद एग्जाम कराते हैं उनके पेपर आउट नहीं, हमारे पेपर आउट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास में वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोगों को डिलीवर कर सकें, हमारी कतनी करनी में अंतर है। ठीक है सर, कहने तात्पर्य ये सर कि अगर आप अर्थ की बात कहते हैं, गवर्नेंस की बात कहते हैं, डिलीवरी की बात कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मैं ना कहूँ तो कुछ बेहतर है। हाँ, उम्मीद ये थी कि कुछ ठोस धरातल में कुछ काम होगा, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद
धरातल पे नहीं रखता हूँ सरकार से। ठीक है सर, हमारे साथ नीलेश जी भी हैं। नीलेश जी, हमने एक अर्थवेता से बात की और अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश की और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, दिखाए आपको तारे और आसमान जाएंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। चूंकि आप उद्यमी हैं और आपका जो वर्ग है वो हमेशा बजट से बहुत उम्मीदें करता है, सरकार से रियायत की उम्मीद करता है, क्योंकि बाजार में टिके रहना एक उद्यमी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तमाम तरह के टैक्सेशन के बावजूद में और तमाम तरह की दूसरी बाजार की चुनौतियां। ऐसे में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं राजस्थान सरकार से इस बजट को लेकर? धन्यवाद सर। जैसा कि अभी अर्थवक्ता ने बताया, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने MLUPY जो रिप्स 2019 अनाउंसमेंट करी, उसके बाद में एक मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी की बात इन्होंने कही। आज वो स्कीम को नोटिफाई कर दिया, स्कीम में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आगे बढ़ गए और उसको बीच ही रास्ते में सरकार ने उसको मॉडिफाई कर दिया। उससे क्या हो गया, अधिकतर 70-80% लोग जो एलिजिबल थे पहले वाली स्कीम के तरीके के अंदर, वो सारे बाहर हो गए। इसमें हमने मुख्यमंत्री स्तर पर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी लेवल पे, उद्योग मंत्री से सबसे वार्ता करी, लेकिन कोई नतीजा नहीं आ रहा है। उनका एक ही बात कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लाइन कर दिया। मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि आप नई इंडस्ट्री को लाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट नीति लाने के लिए हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और पुरानी इंडस्ट्री जो है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। पुरानी इंडस्ट्री परेशान हो जा रही है और नई इंडस्ट्री को आप नए नए लालच दिए जा रहे हैं। हम गहलोत सरकार से उद्योगों के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील हैं, लेकिन अभी जो ये MLUPY के ना चेंजेस किए हैं, कोरोना काल के ना जो रिको की एमनेस्टी स्कीम नहीं दे पा रहे हैं, पिछले साल भर से कह रहे हैं आज आ रही है, कल आ रही है, बजट में आएगी, पता नहीं देखें आज क्या अनाउंसमेंट होता है। रिको ने रेटें जो प्लॉटों की हैं उसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक कर दिया है। कैसे व्यापार लग पाएंगे? सरकार को उद्योगों के प्रति विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, जमीनों की रेटों को कम लाना चाहिए, जस्टिफाई वे में लेके आना चाहिए ताकि उद्योग लगा सके। जमीनों का धंधा थोड़ी करना है, जमीन लगाने उद्योग लगेगा तो व्यापार मिलेगा, टैक्सेशन मिलेगा, लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे अपने आप सब चीजें घूमेंगी। स्वर्णिम जी, जैसे कि एक अर्थवेता ने कहा और एक उद्यमी ने कहा, इसका जवाब बजट दे पाएगा या फिर जैसा कि जो है हमारे कोठारी साहब ने ये कहा कि ये हाइपोथेटिकल है, तारे दिखाए जाएंगे। यही मनीष जी ने भी कहा कि ये सिर्फ जादू है, भ्रम है, मिलने वाला कुछ नहीं है। देखिए, जादू तो निश्चित रूप से है। जो भेदभाव केंद्र सरकार द्वारा की जा रहा है उसके बावजूद राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर है, ये जादू ही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे अगर हमारे बजट में और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया, जहां 15 साल और 25 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं कि घोषणाएं तो आज की जाती हैं, बोले 25 साल में पूरा करेंगे, पता नहीं कब क्या होगा, तो वो इस तरह की नहीं होती है। यहाँ पे जो बजट हमने पेश किया उसमें 80% से अधिक बजट घोषणाएं तो हमारी पूर्ण हो चुकी हैं अभी दिसंबर जनवरी तक की। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हमने हमारा फोकस जो है युवाओं को रोजगार देना। एक केंद्र सरकार है, अगर अभी जो खबर आई थी वो सही RTI के माध्यम से ये पता पड़ा कि 70,000 से अधिक रोजगार केंद्र सरकार दे नहीं पाई एक वर्ष में। कोरोना काल में जो हमने प्रबंधन किया, ये कोई देखी या समझी हुई महामारी तो थी नहीं कि आएगी। हमने बात की, हम बात उद्यमियों, देखिए बिल्कुल उद्यमियों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी एक योजना भी है, बिल्कुल जो है हमारे नेशनल जो ग्रिड है पाइपलाइन गैस का, इसके थ्रू वहाँ पे गैस से जो एनर्जी देने का कार्य यहाँ पे होगा उद्योगों को, जिससे बिजली की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी चल रहा है। और इसके अलावा युवाओं को जो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख से अधिक युवाओं को भी जो है हमने कहना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार किया। तो ये सारे कार्य हुए हैं। सुमित, ये तमाम मेहमान थे और इनकी ये प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें खास तौर पे युवा भी हैं, बेरोजगार युवा भी हैं, उद्यमी विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला बजट बता रहे हैं। पिछले बजट को भी बता रहे हैं विकास के पथ पर हमने अग्रसर किया प्रदेश को। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जयपुर में, राजस्थान में, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आई। कुछ वो लोग उनकी बात करते हैं आसिफ, जो लोग थड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, मोची है, जूते ठीक करते हैं, वो लोग ये कहते हैं साहब ये बजट क्या है, हम तो पहले भी 10,000 रुपये महीना ब्याज, सेठ लोग ही हमारा बजट तय करते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं ब्याज पर और 12,000 रुपये चुकाते हैं, रोज का 200 रुपये चुकाते हैं। उनके लिए क्या कुछ होगा क्या इस बजट में, क्योंकि उनकी बरसों से स्थिति ऐसी चली आ रही है। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टूडियो से सवाल है स्वर्णिम जी, और इसका जवाब मेरे ख्याल से आप ही को देना चाहिए। जो सड़क पर अपना रोजगार चला रहे हैं
और आपको भी ये स्थिति पता है कि किस तरीके से वो जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पर टिके हुए हैं। उन्हें तमाम नियमों की भी पालना करनी है, कर्ज लेकर जो है वो किसी तरीके से वो खुद को सरवाइव कर रहे हैं। चूंकि हमेशा गहलोत साहब ये बात करते हैं कि योजना का लाभ या फिर सरकार के होने का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए, और ये वही लोग हैं जो पंक्ति में अंतिम तौर पर खड़े हैं। इनके लिए क्या प्रावधान होगा या हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कोई ना कोई योजना आएगी। अब मैं बजट के तो मैं बता नहीं सकता कि क्या आने वाला है, लेकिन अगर आप देखें कोरोना काल में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो यही थे। इन लोगों को 2 बार में करके 5,500 रुपये की करीब की आर्थिक सहायता, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर जो है गहलोत सरकार ने किया। ये सब हमने किया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ पे कि कर्जा बहुत ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था जब वसुंधरा जी ने सरकार यहाँ संभाली थी, और जब छोड़ा तो 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था। मतलब आप जितना ले सकती है सरकार उतना पूरा लेकर के छोड़ा था। जितना 50 साल में सरकारों ने लिया होगा उतना उन्होंने अकेले ने लिया। दूसरी चीज, यहाँ की सरकार जो है, हम असेट्स बना रहे हैं, हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जो है एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, आप सड़कें बेच रहे हैं, नहीं। हमारी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बेच रहे हैं। और राजनेता हैं ये लोग, प्रवक्ता हैं, बात घुमाने में माहिर होते हैं, काम भी यही है इनका। खैर, इसमें इनकी खता नहीं है। आज बजट आने वाला है, साफ उसके बाद ही होगा क्या कुछ मिलेगा। पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को, उस पंक्ति में खड़े हुए भी जब वोटिंग के दिन ये लोग खड़े होते हैं, और आज भी उस पंक्ति में खड़े हुए जो जिनकी निगाहें, जिनकी नज़र बजट पर होगी। 11 बजे बजट आएगा